is visible? No. जो लोग जिन्होंने अपना वीडियो चालू नहीं किया वो अपना वीडियो चालू रखिए। वीडियो ऑन रखिए। एमएम हॉस्पिटल, स्वप्ना मैडम, क्षितिज मैडम, क्षितिज सर, सुनील सर, डीवी। इनकेस अगर आपको आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो अपना इंटरनेट चेक कीजिए, और फिर भी नहीं हो रहा हो तो फिर आप वीडियो बंद रख सकते हैं। प्रियंका जी कर लीजिए, एक बार देखिए, ट्राई कीजिए। Try. आप उसको डेस्कटॉप में लेके कॉपी करिए आपका ये स्क्रीन शेयरिंग पार्टनर। Should I do that? हाँ तनुश्री, मेरे को भी होस्ट बनाइए क्योंकि मैं भी सेशन ले रहा हूँ ना, मेरे को भी होस्ट बनाइए। यस यस इट्स कम। ओके ओके यस प्रियंका दिख रहा है अभी, आप स्टार्ट करो। मैं प्रियंका, प्रोग्राम ऑफिसर, आप सबका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। इस उम्मीद से मैं सेशन लेने जा रही हूँ कि जो भी मैं आपको समझाऊँ वो आप समझ पाए और मैं आपको समझा पाऊँ। तो आज के हमारे सेशन का मुख्य उद्देश्य है कि हम एएनसी के बारे में जान पाए। एएनसी के दौरान कौन कौन से जांचें होती हैं वो हम जान पाए। तनु, आई कांट स्टार्ट माय वीडियो बिकॉज नेटवर्क इशू होगा। प्रियंका, यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो। यस। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इस सेशन का कि डिलीवरी के दौरान हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी होगी खुद के लिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ बोल रहे हैं कि मैं सबमिट किया हूँ, देखिए वो गया नहीं लग रहा है कि ट्राई अगेन कुछ बोला, प्रेस करेक्ट। ठीक है सर, उसको हम बाद में देख लेंगे आपका। ठीक है। सो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस सेशन के बाद डिलीवरी के दौरान हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी होगी गर्भवती महिला के लिए, खुद के लिए, ये हम जान पाएंगे। दूसरा, एडमिशन के दौरान हमें किस तरीके से असेसमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप, ये हम जानेंगे। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में। यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रिकॉशन कैसे करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, ये हम जानेंगे। मैडम ने तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप। कि क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप क्या होता है। क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप पे बात करने से पहले हम एक फिगर देखते, एक डायग्राम देख रहे हैं। तो हम ये डायग्राम देख रहे हैं कि महिला और नवजात शिशु का डेथ कहाँ और कब कितना होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एंटीपार्टम, यानी जब महिला गर्भवती होती है उस टाइम पे 25% महिलाओं का डेथ होता है। इंट्रापार्टम यानी प्रसव के दौरान 16% महिलाओं का डेथ होता है। बर्थ डे, जिस दिन बर्थ देती है महिला उस दिन 28% महिलाओं का डेथ होता है। रेस्ट बर्थ डे से लेके 1 महीने तक 31% महिलाओं का डेथ होता है। अगर हम नवजात की बात करते हैं तो नवजात में भी एंटीपार्टम के दौरान 27%, इंट्रापार्टम के दौरान 21% और बर्थ, जिस दिन बर्थ होता है उस दिन 19% और बर्थ से लेके 1 महीने तक में 33% बच्चों की डेथ
होती है। तो मैं ये फिगर आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे हमें अनुमान लगे कि हमारा क्वालिटी एंटीनेटल केयर सर्विस प्रोवाइड करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम हाई क्वालिटी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं तो हम ये जो आप देख रहे हो डेथ रेट, इन डेथ रेट को हम कम कर सकते हैं। पहले तो हम इस एंटीपार्टम 25% को कम करते हैं। अगर हमारा एंटीपार्टम केयर सही रहेगा तो हम इंट्रापार्टम, बर्थडे और रेस्ट फर्स्ट मंथ में होने वाली डेथ को हम रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सेम हम बच्चे में भी ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे मैटरनल डेथ, ऐसी कौन कौन सी बीमारी होती है गर्भावस्था के समय पे जिससे कि महिलाओं की डेथ होती है। सबसे पहले हेमरेज में खून का चलना, इसकी वजह से 27% महिलाओं का डेथ होता है। इन्फेक्शन, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन की वजह से 11% महिलाओं का डेथ होता है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर मतलब बीपी बढ़ने की वजह से, बीपी की शिकायत होने की वजह से 14% महिलाओं की डेथ होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी बाधित प्रसव की वजह से 9% महिलाओं की डेथ होती है। एबॉर्शन की वजह से 8% और अदर बीमारियों की वजह से 21% अगर हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम Yes, continue Priyanka. Continue. I'm audible? Yes. Yes. अगर हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते, लाइक अगर हम पहले ही आइडेंटिफाई कर ले एनीमिया को तो हम हेमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम महिला को तो हम इस हेमरेज के रेट को कम कर सकते हैं। अगर हम एएनसी के दौरान महिला को हाइजीन के बारे में और अगर उसे इन्फेक्शन है समय से पहले अगर हम उसे ट्रीट करते हैं तो हम उसको सेप्सिस से बचा सकते हैं। सेम कैल्शियम सप्लीमेंट्स देके और बीपी को हर एएनसी के दौरान हर विजिट पे ब्लड प्रेशर उसका अगर हम नापते हैं तो हम 14% ये केस को कम कर सकते हैं। सेम अगर हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को अगर टाइमली हम स्क्रीन करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की अगर हम जांच करते हैं तो हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को कम कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग अगर काउंसलिंग हमने अच्छे से दिया है एंटीनेटल के टाइम पे या उससे पहले तो हम एबॉर्शन को कम कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमने पहले ही पता कर ली है कि महिला जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इसको, तो हम इस चीज को कम कर सकते हैं। सेम बच्चे में कि अगर हमने बच्चे में जो डेथ होती है वो देख रहे हैं हम कि बर्थ एक्सपेक्टेंसी, सांस लेने की दिक्कत की वजह से 19% बच्चों में डेथ होती है। इन्फेक्शन के कारण 34, प्री टर्म 34%, मलफॉर्मेशन 8% और अदर बीमारी जो होती है 5%। आजकल बहुत कॉमन है प्रीटर्म बर्थ होना और लो बर्थ रेट होना, इसकी वजह से जो डेथ रेट है बहुत ज्यादा है। इसको भी हम अर्ली स्क्रीनिंग करके ट्रीटमेंट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन को। जेस्टेशनल करेक्ट जांच करके गर्भावस्था के दौरान अगर हम अच्छे से जांच करते हैं, जेस्टेशनल एज को पता कर सकते हैं, टाइमली हम एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे पाए तो हम प्री टर्म को कम कर सकते हैं। अगर महिला को एनसी के दौरान अगर फॉलिक एसिड हम देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम बच्चे में होने वाले जन्मजात विकृति को कम कर सकते हैं या होने से बचा सकते हैं। अगर हमें पहले ही पता चलता है कि बच्चे को फिटल डिस्ट्रेस है और उसके लिए अगर हम कुछ उपाय कर पाए तो हम बर्थ एक्सपेक्सिया होने से बच्चे को बचा सकते हैं, या जब पहले से अगर हम प्रिपेयर्ड होंगे तो जो बच्चा बाहर आएगा उसे हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है एंटीनेटल केयर। तो कोई मुझे बता पाएगा कि एंटीनेटल केयर क्या होता है?
एंटीनेटल केयर एक सिस्टमेटिक केयर है जो स्टेप बाय स्टेप हम गर्भवती महिला को प्रदान करते हैं और हम उसे मॉनिटर करते हैं कि महिला का स्वास्थ्य और महिला के गर्भाशय में पलने वाले बच्चा जो है वो स्वस्थ है कि नहीं है, इसका स्वस्थ रहे, माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे, इन दोनों के स्वस्थ रहने के लिए जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मिनिमम कितना एएनसी विजिट होनी चाहिए, महिला को कितनी बार अस्पताल आना चाहिए। तो मिनिमम हमें 4 बार महिला को बताएंगे 4 बार अस्पताल आने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में 4 बार से ज्यादा एवरी मंथ हम उन्हें बुलाते हैं विजिट के लिए, बट मिनिमम 4 विजिट होनी चाहिए हमारी एएनसी के दौरान। पहला विजिट जब महिला को प्रेगनेंसी कंफर्म होता है वहां से लेके 12 हफ्ते के बीच में हम पहला विजिट करते हैं। सेकेंड विजिट हम 14 हफ्ते से लेके 26 हफ्ते के बीच में करते हैं। थर्ड विजिट हम 28 से 34 वीक्स के बीच में करते हैं। फोर्थ विजिट हम 36 वीक से लेके टर्म, यानी हम टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं टिल 40 हफ्ते तक, उस बीच में हम चौथा विजिट करते हैं। और हम महिला को हर विजिट में ये एडवाइस करते हैं कि अगर इन विजिट के अलावा अगर महिला को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डेंजर साइन उसको समझ आती है तो वो तुरंत अस्पताल आएगी और आकर विजिट करेगी। कंपोनेंट ऑफ एएनसी, क्या क्या हम एएनसी विजिट के दौरान महिला को के साथ क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उसे सेवाएं प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हम जानकारी लेते हैं कि जो महिला है, महिला कहीं हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो हमें टाइम अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कैसे जान पाते हैं, हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, कुछ हिस्ट्री लेते हैं, उससे हम इसे जान पाते हैं। फिर एक प्रोफाइल एक्सेस, प्रोफाइल एक्सेस मतलब जैसे हम आयरन की गोली देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं ताकि महिला में एनीमिया ना हो, क्योंकि हमें पता है गर्भावस्था के दौरान महिला एनीमिक हो जाती है, तो एनीमिया ना हो उसके लिए हम पहले से ही प्रोफाइल एक्सेस के उस पे हम इन्हें आयरन की टैबलेट, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम देते हैं। अगर महिला को कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है कोई, तो उसका हम प्रॉपर उपचार करते हैं। महिला को हम काउंसिल करते हुए हम समझाते हैं कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें क्या चीज खानी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कौन सा काम उन्हें नहीं करना है, ये सारी चीजें उन्हें हम बताते हैं। बर्थ प्रिपेयर्डनेस, कि जब बच्चा होने वाला है तो उन्हें अपनी क्या क्या तैयारी के साथ अस्पताल में आनी है, इस चीज के बारे में हम महिला को, ये पूरे 9 महीने का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में हम ये सारी चीजें हम हर विजिट में हम बताते हैं। और ये सारी जानकारी हम जो एनसी कार्ड जो हम महिला को देते हैं, महिला के हर विजिट पे उसके साथ हमने क्या क्या उसको काउंसिल किया, क्या क्या चीजें हमने बताई, हम एनसी कार्ड्स पे नोट करते हैं। अब हम देखेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग एक प्रोसेस है जिसे हम जो कि हमें नहीं पता कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, उस बीमारी को हम कैसे जांच करते हैं, तो कोई एक इन्वेस्टिगेशन से हम जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारे अंदर हमें कोई परेशानी है, हमें कोई बीमारी है। इसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। रेगुलर एंड रूटीन एएनसी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर और रूटीन एएनसी में हम कुछ चीजें हम जान पाते हैं कि एचआरपी मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम कैसे जान पाते हैं? तो महिला से हम हिस्ट्री पूछते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री या साइन एंड सिम्टम्स। अगर हम महिला देख रही है कि बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर है, या महिला पहले से देख रहे हैं उसका स्वेलिंग है चेहरे पे, सांस लेने में उससे दिक्कत हो रही है, या महिला ये हिस्ट्री बता रही है कि उसका लगातार 2 बार से अबॉर्शन हो गया, या प्री मैच्योर उसका बर्थ हो गया, तो ये सारी महिलाएं जो है ये हम पहले ही जान पाते हैं कि ये हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसको हम टाइमली स्क्रीन करके इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि एट लास्ट डिलीवरी के टाइम पे माँ और बच्चे वो स्वस्थ रहे और जो बच्चा आए वो स्वस्थ पैदा हो।
अगर हम पहले जानते हैं तो इससे हमारा जो आउटकम जो बेबी होता है वो हमारा आउटकम एक अच्छा आउटकम हमारा बाहर आएगा, स्वस्थ बेबी हमारा बाहर आएगा। एक केस सिनेरियो है, अब हम देखते हैं कि एक महिला है मीरा नाम की, 30 साल की है। उसे आज रियलाइज हुआ कि उसको 3 महीने से पीरियड मिस हो गया है और आज आपके अस्पताल में चेकअप के लिए आई है। तो एज अ स्टाफ नर्स आप उसको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एडवाइस करेंगे? प्लीज कोई भी हॉस्पिटल से मुझे बताएगा। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ मुकुंद जी बताइए। करने के लिए कहेंगे और बाद में यूएसए एडवाइस करेंगे। सिस्टर थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो। पीटी करने के लिए बोलेंगे या फिर यूएसए एडवाइस करेंगे। गुड सिस्टर, कोई बताना चाहेगा? हेलो। हाँ जी, चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हमारे पास महिला आई है जो जिसका पीरियड मिस हो गया है तो हम उसके क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टिगेशन? सबसे तो फर्स्ट एएनसी में हम जो करते हैं वो हम उसके ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं। सेकेंड हम उसकी एनीमिया की जांच करेंगे और एनीमिया का जांच जो है वो हर एएनसी विजिट पे, हमने देखा 4 एएनसी विजिट है, हर विजिट पे आपको एनीमिया की जांच करना है, जो कि आप लैब में कर सकते हो या एचबी मीटर अगर है लेबर रूम में तो उससे हम कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के लिए आप हम ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, तो ब्लड प्रेशर की भी जांच हम हर एएनसी पे करेंगे। और अगर हमें हमें प्रोटीन यूरिया की भी जांच करनी होगी। जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, हम फर्स्ट जब भी महिला आती है ये बता के कि उसका पीरियड मिस हुआ है और उसने जो यूटीपी किया है वो पॉजिटिव आया है और जब हमने जांच किया, हमें जांच से उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो हम फर्स्ट उसका ये ओजीटीटी टेस्ट करेंगे और अगर ओजीटीटी टेस्ट फर्स्ट उसका नेगेटिव आया है तो हम अगेन उसको रिपीट करेंगे 24 टू 28 वीक्स के बीच में। फिर हम एचआईवी टेस्ट करते हैं, एचआईवी टेस्ट हम फर्स्ट एनसी पे करते हैं और फिर हम लास्ट एनसी पे करते हैं। हमें पता है कि एचआईवी का जो विंडो पीरियड है वो 6 मंथ है, 6 मंथ के बाद उसका हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखता है, इसलिए हमें उसको 6 मंथ के बाद दोबारा से हम उसकी जांच करेंगे। प्रियंका I think got disconnected. Rudra, can you take? हाँ उसको शेयर करना चाहिए ना मेरे को 1 मिनट। Tanu, I would recommend that you do the sharing of the slides, and the other speakers would render their voice. Yes. Okay. क्या भी दिख रहा है ना? Yes. Okay, Rudra, you can proceed. Okay, अभी प्रियंका जी आपसे बता रहे थे कि आप कौन-कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ओके, जैसे एचआईवी का हो रहा है यहाँ पर एएनसी। रुद्र कैन आई यस कंटिन्यू मैं शेयर किया हूँ, मैं आपको ये करूंगा, स्लाइड चेंज करूंगा। कंटिन्यू प्रियंका। थैंक यू सो मच। ओके सो अभी हम देख रहे थे कि क्या क्या जांचें हमें करनी होती है। तो हम एचआईवी की बात कर रहे थे, तो एचआईवी हमें 2 बार करना है, एक फर्स्ट एएनसी पे और सेकंड हमें लास्ट एएनसी पे करना है। नेक्स्ट हमारी सिफिलिस की जांच है जो कि आपको फर्स्ट एएनसी पे करनी है। और अगर हाई रिस्क महिला है और आपको पता है ऑलरेडी साइन एंड सिम्टम्स है या किसी को हिस्ट्री उसकी है ऐसी, तो हम उसको अगेन 3rd ट्राइमेस्टर में करेंगे या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम उसको करेंगे। प्रियंका जी डॉक्टर अमृता मैम यहाँ पे हैंड रेस की है फॉर्च्यून हॉस्पिटल से।
मैडम आप पूछ सकते हैं, कुछ आप सवाल पूछना है तो। Yeah. What I want to ask is that thyroid is left blank, but we do thyroid nowadays routinely, first of all. And second thing is, why not thalassemia screening? Because this is a zone where this disorders are more. So thalassemia and thyroid we are doing as a gynecologist nowadays, and for the private setup is very important, because later on the patient will come up to you and sue you that why didn't you do this? Thank you, ma'am. I'm Dr. Meshak. I'd like to respond to that. Yeah. Ma'am, the slide which has been presented to you enumerates the minimum number of investigations that need to be done. Yes. There are a lot more that can be done. I'm here from Jharkhand, and in Jharkhand, there's a very long list. There's a very long list, ma'am. So, ma'am, I'm here. I think the fact that you're mentioning thalassemia, which is from your area, I think that will be definitely added, Yes, depending on the area. More than thalassemia, thyroid is more important, because there are so many subclinical thyroid cases, hypothyroid cases in case of during antenatal period. I agree with you. Absolutely. And I also want to reiterate that the government of India has a protocol for thyroid testing, and we can share that protocol for those who want. We may not have it in today's presentation, magar it is already there. Sure, thank you. It is already there. In the end, ma'am, you can see that. Yeah, I have seen, but it's not written, so that's why I want to like. It's written. Thyroid is written in the end. Yeah, in the end, but it's Not just written. left blank or something. Yeah, it's okay. Let's continue. थैंक यू मैम। नेक्स्ट एक केस है हमारी, एक महिला है सुनीता, वो प्रेग्नेंट है, 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसकी। वो हमारे पास हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई है। सो व्हाट द टेस्ट वी विल रूल, हम उसका जीडीएम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जांचने के लिए हम उसके लिए कौन सा जांच करेंगे, कोई बताएगा हमें? ये एक महिला है सुनीता जो 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, उनको शुगर की जांच के लिए यानी जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जांच करने के लिए हम कौन सी जांच करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए? It's 75 grams of glucose. 2 hours after that, we'll do the test. PPB is 2 hours after 75 grams glucose. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने बिल्कुल सही बताया कि हम OGTT की जांच हम करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज को हम 300 ml वाटर में घोल के माँ को देते हैं पीने के लिए। 5 से 10 मिनट में हम माँ को बोलते हैं उसे पीने के लिए। पीने के 2 घंटे के बाद हम टेस्ट करते हैं। अगर पीने के आधे घंटे के अंदर अंदर माँ वॉमिट कर देती है, महिला वॉमिट कर देती है, तो इस टेस्ट को हम दोबारा रिपीट करेंगे। दूसरे दिन महिला को बुलाएंगे और दूसरे दिन हम ये जांच को करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। या नेक्स्ट हमारा है स्क्रीनिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की जांच। कि सबसे फर्स्ट के एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक मतलब जो में हमें साइन, हमारे अंदर इन्फेक्शन है बट हमें साइन एंड सिम्टम्स हमें नहीं पता चलता, कोई साइन एंड सिम्टम हमारे अंदर नहीं दिखता कि जिससे हम कह पाए कि ये हमें ये बीमारी है। वो जब तक हम जांच नहीं करते, जांच करने के बाद ही हमें वो पता चलता है। तो इसको जांच के लिए जब हम इसे जांच करते हैं तो इसमें हमें क्या, जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया जो है वो हमें 1 ml में मोर देन 1 लाख से ज्यादा मिलता है। और ये रिपीटली 2 बार हमें इसको यूरिन सैंपल 2 बार अगर जांच करेंगे तो हम जाके इसे हम बोलते हैं कि हाँ इसमें ये इन्फेक्शन है। इसका मेथड क्या है? एक तो यूरिन कल्चर, तो यूरिन कल्चर के लिए हमें लैब की जरूरत पड़ेगी, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। यूरिन ग्राम स्टेनिंग के लिए भी
बट अगर हम डिपस्टिक से करते हैं तो डिपस्टिक से हम इजिली कर सकते हैं, जो कि हमारे लेबर रूम में अवेलेबल होता है और तुरंत के तुरंत हमें रिपोर्ट मिल जाता है, तुरंत के तुरंत हमें पता चल जाएगा कि इनमें इन्फेक्शन है यूरिन में या नहीं है। बाकी ऊपर के जो दो है इनके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम चाहिए हमें, उसके बाद हमें इसका रिजल्ट पता चलता है। Priyanka, just 1 second. Just on this asymptomatic bacteria, हम लोग क्यों जरूरी समझते हैं कि ये करना बहुत जरूरी है asymptomatic bacteriuria का टेस्ट? Hello. Yes. Yeah, it can lead to preterm labor if it is Yes. unnoticed. Yes. And low birth weight also. Yes. Yes. तो आजकल आप लोगों को कुछ ज्यादा दिखाई देता है क्या ये लो बर्थ वेट और प्री टर्म लेबर? Yeah, there are low birth weights are more and IUGR more than IUGR. Yeah. तो ये ज्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के कारण होता है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक है तो हमको पता नहीं चल पाता है। इसलिए ये नाइट्राइट का टेस्ट जो डिपस्टिक से करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इसको हम लोगों को सबको करना चाहिए। बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू प्रियंका, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हाँ, हमें कोई बता पाएगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी कोई भी? चलिए हम देखते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या होता है? सबसे फर्स्ट सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया मीन्स अगर महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से कम है, इट मीन्स कि उसको सीवियर एनीमिया है। तो ये हमारी हाई रिस्क भी हमें पता है कि अगर ये एनीमिक है और जब ये डिलीवरी के लिए जाएगी थोड़ा भी ब्लड इसमें लॉस होगा तो महिला को पीपीएच होने की संभावना है, इसलिए हमने इनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से और प्रेगनेंसी के दौरान बीपी का बढ़ना, इसमें क्या हमारा प्री एक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया यानी कि झटके आना या कुछ बीपी के साथ साथ डेंजर साइन प्रेजेंट होना, ये हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। क्योंकि अगर महिला में पीआईएच है तो हमें पता है कि मे भी इसका प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है, इसलिए हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। नेक्स्ट हमारी सिफिलिस है, एचआईवी पॉजिटिव मदर है, अगर महिला ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव है, इन्फेक्शन है महिला में, या महिला ऑलरेडी डायबिटिक है, तो डायबिटिक की वजह से भी हमें हो सकता है जो बेबी हो वो बेबी काफी हेल्दी हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है या प्रीमैच्योर लेबर हमारा इसके कारण भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, यंग प्राइमी, अगर महिला जो है उसका एज जो है 20 ईयर से कम है या महिला 35 ईयर से ज्यादा है और पहली बार माँ बन रही है, उसमें भी वो भी हमारी हाई रिस्क की कैटेगरी में महिला आती है। अगर ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्प्रजेटेशन है यानी कि बच्चा जो है ट्रांसवर्स लाई है, या बच्चे का शोल्डर प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो भी ये हमारा केस जो होगा हाई रिस्क में आएगा। अगर महिला का पहले ऑपरेशन हो रखा है, पहला जो बच्चा हुआ है वो सीजर से हुआ है, तो भी ये महिला हमारी हाई रिस्क में आती है। अगर प्लासेंटा अपने जगह पे नहीं है, अपने जगह से नीचे है, तो भी हाई रिस्क है। अगर उसका हिस्ट्री सही नहीं है, यानी कि जो पहला जो बच्चा हुआ है उसके दौरान महिला को खून चला हो, या समय से पहले बच्चा हो गया हो, या लगातार उससे एबॉर्शन हुआ हो, तो ये या जो बच्चा पैदा हो उसमें बच्चे में जन्मजात विकृति हो या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, तो ये हमारा बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में आता है। या मदर का आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव है, या महिला में कोई भी सिस्टमेटिक इलनेस या कोई पास्ट इलनेस लाइक महिला में कोई हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज या कोई भी और भी बीमारियां हैं,
वो महिला हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमने अब तक ये देखा कि एएनसी क्या होता है, क्या क्या जांचें हमें करनी होती है, एएनसी के दौरान हम किन किन स्क्रीनिंग के थ्रू किन किन बीमारियों के बारे में जानकारी जान पाते हैं, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमारा क्या होता है। तो कोई मुझे एक बार बता पाएगा एएनसी क्या होता है और एएनसी के दौरान कौन सी जांचें करती हैं? फटाफट कोई सी भी हॉस्पिटल से। आप प्लीज जस्ट समराइज करिए, जस्ट समराइज करिए एक एक दो पॉइंट, कोई भी हॉस्पिटल अनम्यूट करके। ओके, सो हमने एएनसी देखा कि एएनसी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वो एक फिगर देखा था जिसमें हमने देखा कि कहाँ पे मैटरनल डेथ और न्यूबॉर्न डेथ ज्यादा हो रहा है। उस डेथ को मिनिमाइज करने के लिए हमने देखा कि अगर हमारा एएनसी केयर सही रहता है, सही से एएनसी केयर करते हैं, हम अच्छे सही से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम उस चीज को कम कर सकते हैं, उस रेट को हम कम कर सकते हैं। अगर हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन देखा, लाइक हमने देखा हीमोग्लोबिन, एचआईवी, सिफिलिस, ब्लड प्रेशर की जांच, जीडीए, ये हमारे कुछ जांचें हैं जो कि होनी चाहिए। उसके साथ मैम ने और भी बताया जांचें थैलासीमिया वगैरह का, वो तो हमें करते, लेकिन ये जो जांचें हैं इसको हमें करना है। इसमें से ऐसी कोई एक जांच नहीं है जो हम सोचे कि नहीं ये नहीं करके इसको छोड़ सकते, ऐसा नहीं है। फिर हमने देखा कि विजिट के बारे में कि मिनिमम से मिनिमम 4 विजिट हमारा होना चाहिए। फिर हमने देखा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में कौन कौन सी महिलाएं, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि हमारे हाई रिस्क के कैटेगरी में आता है। थैंक यू। यस प्रियंका, अभी मैं रुद्रा को रिक्वेस्ट करूंगी तो आगे का सेशन ले जाए आगे। थैंक यू। यस, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। ओके, चलिए हम अब देखते हैं कि हमारे पास जब प्रेग्नेंट वुमन आती है, आपके लेबर रूम में आपके पास क्या क्या सुविधाएं रहना चाहिए। क्या कोई वॉलंटरी बता सकता है कि आप अपने हॉस्पिटल में कोई भी मतलब डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करते हो? आपका हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम में क्या क्या चीजें रहना चाहिए? कोई भी फटाक से बता सकते हैं? एक दो पॉइंट बता सकते हैं प्लीज? अनम्यूट करके बात करिए प्लीज, कोई भी। हेलो, चलिए ये सारा हम चाहते हैं कि यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पर हमारे पास लेबर रूम में लगभग यहाँ पर 7 ट्रेज, इंपॉर्टेंट ट्रेज रहना चाहिए। डिलीवरी ट्रे, एपिजोटमी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, इमरजेंसी ट्रक ट्रे, बेबी ट्रे, एमयू ट्रे और पीपीआईसी इंसर्शन ट्रे। ओके, इसके साथ एडिशनल हम देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन ट्रे, पीपीएच मैनेजमेंट ट्रे, सीवियर एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया मैनेजमेंट किट। ओके, डिलीवरी ट्रे में क्या क्या रहना चाहिए? कोई बता सकते क्या प्लीज? कोई हॉस्पिटल से बताएंगे प्लीज फटाक से, डिलीवरी ट्रे में क्या क्या रहना चाहिए? या सिस्टर मयूरी सिस्टर बताइए। सुरेखा सिस्टर, मयूरी सिस्टर बात कर रहे थे ना, बताइए, कोई भी बताइए कि डिलीवरी ट्रे में क्या क्या चीजें रहना चाहिए। हेलो जी मैडम, बताइए। Delivery trolley should consist of speculum, artery forceps, needle holder, sponge holder, thumb forceps, scissors, cord tray, catgut, then xylocaine with syringe, urinary catheter, maybe mop or pad, and क्या था gloves? Yes, and अगर and don't forget preloaded oxytocin वहाँ पे रहना चाहिए ताकि woman immediately after delivery। वो तो मेडिसिन ट्रे में होगा ना? Yes ma'am, that will be। But हम मैं चाहते हैं कि yes, अब आता है कि मैडम ने बताया, बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर ये सारा चीजें आपके डिलीवरी ट्रे में रहना चाहिए। और इसको का काम करो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो लिस्ट है इसको आप एक प्रिंट आउट निकाल के अपने लेबर रूम में साइड पे यहाँ पे भी चिपका दीजिए, ताकि आपको श्योर हो कि आपका सारा सामान यहाँ पर ट्रे में रहे हर वक्त। ओके, और इमरजेंसी ड्रग ट्रे, इमरजेंसी ड्रग में आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या रहना चाहिए आपके इमरजेंसी ड्रग ट्रे में? प्लीज कोई बताएंगे इमरजेंसी ड्रग ट्रे में क्या क्या होता है? इंजेक्शन पॉट्स। यस, हाँ मैम बताइए, कंटिन्यू।
सर मैं बताऊं? बताइए बताइए बताइए, कंटिन्यू बताइए। एट्रोपिन, एट्रोपिन, एड्रेनालिन। सर आवाज आ रही है? आ रहे मैडम, आपका आ रहे, बताइए बताइए। एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डेक्सा, डेक्सामेथासोन और ठीक है, देख लीजिए ये सारा चीजें यहाँ पर रहना चाहिए। ओके, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, ओके, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी होता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, जैसे आपने बताया डेक्सामेथासोन। और यहाँ पर कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, जैसे एम्पिसिलिन, जेंटामिसिन, बेंजोडाजोल और एड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन। ओके, इसके साथ डायजिपियम और कार्बोपास्ट, कुछ यहाँ पर कुछ एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी रहेगा, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लाइक हाइड्रोलाइसिन, नेफिडेपिन और मिथाइल डोपा इंजेक्शन। और आईवी फ्लूइड्स, और आपके पास 16 गॉज का नीडल और 2 कैनुला रहना चाहिए। उसके साथ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक जैसा सेफ्ट्रैक्सोन, ये सारा चीजें आप यहाँ पर इमरजेंसी डायरेक्टरी में रहना पड़ेगा। कुछ जगह पे देखे हैं हमने, एक बॉक्स बनाते हैं उसके ऊपर करेक्टली मतलब सिस्टमेटिकली ये सारा चीजें लिख के उसमें उसको चिपका के वहां पर बॉक्स में रख देते हैं, और ऊपर लिखते हैं कि ये इमरजेंसी डायरेक्टरी है। उसके साथ साथ इसमें एक्सपायरी होने वाला चीजें का भी डॉक्यूमेंटेशन आप कर लीजिए, ताकि उसमें वो करेक्ट टाइम पे वो एक्सपायरी चीजें बाहर आए और करेक्ट वहां पे उसके जगह पे रहे। ओके, चलिए चलिए, अब तो बताइए मेरे को इस क्लास में हमने, इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा कि आपका डिलीवरी रूम में आपका क्या क्या चीजें सामान यहाँ पर रहना चाहिए, जैसे डिलीवरी ट्रे, इमरजेंसी ड्रग ट्रे और कुछ एसेंशियल और चीजें यहाँ पर रहना चाहिए, और उसके साथ साथ इमरजेंसी ड्रग ट्रे भी आपके साथ रहना चाहिए। ओके, अब मैं आई विल हैंड ओवर टू प्रियंका अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन। प्रियंका, थैंक यू सो मच। या प्लीज स्लाइड। प्रियंका, हाँ मैं कर दिया प्रियंका जी। Yes, sir. So today we'll have your session will last till 4:45. Okay, as the timing is till 5 o'clock. Sorry. नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि जब महिला हमारे अस्पताल में आती है एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के दौरान हमें किस तरीके से उसका असेसमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे फर्स्ट हम क्या देखते हैं, जो महिला हमारे अस्पताल में आती है उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आई है। उससे हम उससे कंप्लेन पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, अगर लेबर पेन में है तो कब से दर्द हो रहा है, कितना टाइम हो गया दर्द होते हुए, दर्द कैसे हो रहा है, हल्का है या तेज से दर्द हो रहा है, ये हम उससे पूछते हैं। फिर हम पूछने से जब हम उसकी एग्जामिनेशन अगर स्टेप बाय स्टेप करना, तो उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंट हम उसको देते हैं जहाँ पे हम उससे ये सारा चीज अच्छे से पूछ सके। तो हम एक सबसे फर्स्ट में प्राइवेसी मेंटेन करना होता है कि जब हम महिला से बात करें तो हम उस अच्छे से उसकी बात सुने और उसको अच्छे से आंसर कर सके। वहाँ पे शोर शराबा ज्यादा ना हो, महिला बिल्कुल कंफर्टेबल हो, रिलैक्स मोड में हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सके जो कि हमारे लिए उसकी जांच करने में आगे इजी हो। हम उससे उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं, तो हाइपरटेंशन, उसके घर में किसी मेंबर्स को हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी तो नहीं है, शुगर की बीमारी तो नहीं है, डायबिटिक ट्यूबरकुलोसिस, थैलासीमिया या ट्विंस प्रेगनेंसी या कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली यानी जन्मजात विकृति तो नहीं है। हम महिला की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं कि महिला में डायबिटिक मेलाइटिस तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, मलेरिया, जॉन्डिस, अस्थमा, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें, इन्फेक्शन तो नहीं है। ये हम महिला को एक एक मेडिकल हिस्ट्री में एक एक चीज हम उससे पूछते हैं। फिर हम उससे हिस्ट्री लेते हैं ड्रग से रिलेटेड और एलर्जी से रिलेटेड। एलर्जी हम पूछते हैं कोई ऐसा ड्रग जिसके कि उसे एलर्जी तो नहीं है, खाने के बाद उसे इचिंग वगैरह, रैशेस वगैरह तो नहीं निकल जाते, या महिला तंबाकू, स्मोक, ये सब तो, अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेती, या महिला पहले से कोई बच्चा अगर उससे नहीं हो रहा था उसके लिए उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है, ये हिस्ट्री हम उससे पूछते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
Yeah. नेक्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के बारे में हम उससे जानकारी लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम कैसे पूछते हैं उससे, तो उससे उसका एलएमपी पूछते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि उसको कब महीना आया था, तो पहला दिन, ये नहीं कि महीना जिस दिन खत्म हो गया वो डेट नहीं, जिस दिन स्टार्ट हुआ था वो डेट हम उससे पूछते हैं, और उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसकी संभावित प्रसव की तारीख क्या होगी। फिर हम उससे पूछते हैं GPAL, जी मतलब ग्रेविडा, यानी वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। पैरिटी का मतलब है कि कितनी बार उसने उसका प्रसव हुआ है, यानी कि 24 हफ्ते के बाद। अगर 24 हफ्ते से पहले हो गया है तो हमारा अबॉर्शन में काउंट होता है। 24 हफ्ते के बाद हुआ है, चाहे वो आउटकम कुछ भी हो, या लाइव बर्थ हो, स्टिल बर्थ हो, या IUD हो, वो हमारा 24 वीक्स के बाद हो, ये है हमारा पैरिटी। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ डिलीवरी। हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मल्टीपैरा है तो कि जो उसका पहला बच्चा है वो कैसे हुआ था, नॉर्मल हुआ था या सीजर हुआ था, कहाँ पे बच्चा हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था या घर पे हुआ था, जो बच्चा हुआ था तो उस बच्चे का भी एज क्या है, जो उसका लास्ट बेबी है उसका एज क्या है, या लास्ट उसका अबॉर्शन हुआ था तो अबॉर्शन कितने दिन पहले हुआ था, जो उसका जो प्रीवियस डिलीवरी हुई थी, प्रीवियस डिलीवरी का आउटकम कैसा था, जो बेबी हुआ था उसका बर्थ वेट कैसा था, उस टाइम पे कोई उसे महिला को परेशानी तो नहीं हुई थी, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में हम उससे पूछते हैं। प्रेजेंट प्रेगनेंसी सबसे पहले हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और ANC के दौरान उसकी जो भी जांचें होती हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हम उसका देखते हैं कि उसने सप्लीमेंट्स यानी कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन की गोलियां उसने ली है कि नहीं ली है, टीकाकरण उसका पूरा TT का इंजेक्शन उसने लिया कि नहीं, स्वाइन फ्लू लिया कि नहीं, कम से कम 4 ANC विजिट उसकी हुई है या नहीं हुई है, कोई अलग से मेडिकेशन तो उसको नहीं चल रहा है, या उसके कोई मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी क्या क्या जांचें हुई हैं, वो सारे जांच हम उसका चेक करते हैं उसके प्रेजेंट प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेस्टेशनल एज कैसे हम पता करेंगे कि जो महिला हमारे पास आई है वो कितने दिन और कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। कोई मुझे बता पाएगा कि हम कैसे जांच करते हैं, कौन सी जांच करने से हमें पता चलता है कि महिला कितने दिन के कितने हफ्ते की प्रेग्नेंट है, महिला का कौन सा महीना चल रहा है, कैसे पता चलता हमें? हेलो, बताइए। हाँ, LMP से अगर हम उनसे बात करें और पूछे कि आपको कौन से महीने में पीरियड्स आया है वो बोल के, और दूसरा USG करके। वेरी गुड मैम, आपने बहुत सही बताया कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी जांच हम करेंगे जिससे कि हमें पता चलता है। तो सबसे पहले आपने बताया मैम कि USG अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब महिला आती है तो हम उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उससे हमें उसका पता चलता है। दूसरा हम LMP से पता करते हैं। LMP में हम क्या करते हैं, 9 महीना 7 दिन जोड़ते हैं, जिससे हमें संभावित प्रसव की तिथि निकल जाती है, और हम वो डेट को कैलकुलेट करके पता करते हैं कि आज के डेट पे महिला की कौन से कितने हफ्ते और कितने दिन की प्रेगनेंसी है। दूसरा हम फंडल हाइट देखते हैं। फंडल हाइट हम कैसे देखते हैं, पेट की जांच करके। पेट की जांच हम 2 तरीके से करते हैं, पैल्पेशन छू के और मेजरिंग यानी कि इंच टेप से हम महिला के पेट की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे कोई बताएगा पेट जांच करने के लिए हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी पड़ती है? आप अगर महिला की पेट जांच करने जाते हो तब किन किन बातों को ध्यान रखते हो? हेलो हेलो, यस मैम। यूरिन करके आना इनको बोलना चाहिए। वेरी गुड। और a secluded place should be there which will be covered, and we should take verbal consent from the patient. Yes, and along with that, obviously she must go to do urination, and so that we can do the examination. And after that, during the examination also, we have to do some steps, like we have to expose her up to the mid thigh, and there are so many things in between, but the basic things before starting. Yeah, thank you so much ma'am, thank you so much.
ये रहा, हम अब देखते हैं, मोस्टली चीजें मैम ने हमें बता दिया कि हमें क्या क्या प्रिपेयरनेस करके रखना होता है। तो हमारा पहले एग्जामिनेशन ट्रे हमारा रेडी होना चाहिए, और जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करने जाते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन करने जाते हैं, तो हमें वर्बल कंसेंट, एटलीस्ट वर्बल कंसेंट हमें लेना है, और हमें प्राइवेसी मेंटेन करना है। और उसके बाद जैसे मैम ने बताया हमें कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की महिला का बोलना है, यूरिन, हमें उससे पूछना है कि उसने यूरिन कब किया था। अगर यूरिन नहीं किया है तो प्लीज उसे हम बोलेंगे यूरिन पास करके आने के लिए। हम महिला को हेल्प करेंगे उसे लेबर टेबल पे लिटाने के लिए, और ताकि हम उसकी जांच अच्छे से कर सके। हम उसे बोलेंगे थोड़ा सा उसका लेग हम फ्लैक्स करेंगे, महिला के राइट साइड यानी दाहिने हाथ पे हम खड़े होंगे। और जब भी हम कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं, हमें प्रॉपर महिला से बात करते रहना चाहिए, ताकि महिला कंफर्टेबल फील हो और वो कोऑपरेट करे, ताकि हम हमारा प्रोसीजर वो इजीली हो जाए। और जब भी हम पेट पे हाथ रखते हैं, तो हमें पता है कोई प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड वॉश करना होता है, हमारा हाथ ठंडा होगा, इसलिए हमें हैंड को रब करना होता है। रब करके फिर हम एब्डोमेन पे रखेंगे, अदरवाइज ठंडा हाथ रखने से मामा को कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें, जब हम पेट की एग्जामिनेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम फंडल हाइट देखते हैं। फंडल हाइट की जांच हम कैसे करेंगे? तो हम फंडल हाइट की जांच के लिए महिला का जो लेग होगा बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए हम बोलेंगे, और हमारा एक हाथ जो होगा महिला के पेट के ऊपरी हिस्से पे हम रखेंगे, और हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, कहाँ पे हमें रुकावट मिल रहा है। वो पार्ट जहाँ पे रुकावट मिल रहा है, इट मींस वो हमारा फंडस है। वहां से लेके हम सिम्फाइसिस प्यूबिस पे तक हम देखते हैं, और हम इसको उंगलियों से, फिंगर से हम उसकी जांच कर सकते हैं, या फिर हम इंच टेप से इसको जांच कर सकते हैं। इंच टेप से जब हम उंगलियों की जांच हम जब महिला का कंफर्मेशन हो जाता है प्रेगनेंसी, तब भी हम छू के कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंच टेप का यूज करते हैं, इंच टेप का यूज हम 24 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद ही हम इंच टेप का यूज करते हैं। और इंच टेप में जितना 1 सेंटीमीटर स्कल्प हमारा 1 वीक होता है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, जिसमें एक बताया गया है कि कहाँ पे जब प्रेगनेंसी हमारे किस हफ्ते की प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी जो होती है हमारे, वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होती है। फिर 4 उंगली रख के हम, यानी कि 16 हफ्ते, यानी 4 उंगली ऊपर जो होगा हमारा 16 हफ्ते, फिर उसके 4 उंगली ऊपर यानी कि 20 हफ्ता, और जो नाभि पे होता है, नाभि पे हम उसको 24 हफ्ता मानते हैं। फिर इस हम ऊपर फिर से बराबर 2 लाइन हम खींचते हैं, नाभि और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में हम 2 बराबर लाइन खींचते हैं, और 4-4 हफ्ता हम जोड़ते हैं। सेम वैसे ही हम नाभि और जिफिस्टर्नम के बीच में 2 बराबर लाइन खींचते हैं, और उसमें हम और 4-4 हफ्ते को जोड़ते हैं। 36 हफ्ते के बाद क्या होता है कि हमारा जो फंडस होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो समटाइम क्या होता है, 32 हफ्ता और 40 हफ्ता हमारा दोनों एक ही जगह पे फील होता है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी है या 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी है? अच्छा, तो अगर तुम्हारी एज 32 हफ्ते का प्रेगनेंसी होगा तो हमारा फ्रैंक पार्ट है, फ्रैंक रीजन वो हमें खाली फील होगा। अगर फ्रैंक रीजन फील है, भरा हुआ फील हो रहा है, इट मींस कि ये हमारा 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। और क्या चीज हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान देख सकते हैं? एक तो हमने फंडल हाइट देख ली, फंडल हाइट से हमने ये पता चल गया कि महिला कितने हफ्ते की प्रेग्नेंट है। और क्या जांच करते हैं हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के द्वारा? तो यस मैडम, पहले तो जो मतलब FHS देखेंगे, वेरी गुड मैम, और दूसरा जो है पहला प्रीवियस कार है, सीजन है। वेरी गुड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मैम ने बताया सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम देखते हैं, तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें साइज देखना है कि यूट्रस जो है हमारा, जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन हमारा कैसा साइज का है, शेप उसका कैसा है,
कहीं उस पे कोई प्रीवियस स्कार मतलब कोई सीजर वगैरह का कोई दाग तो नहीं है, या स्वेलिंग तो नहीं है एब्डोमेन के ऊपर, ये हमें देखना होता है। फिर हम छूते हैं, पैल्पेशन। फिर छू के हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप हमें क्यों देखना जरूरी होता है? फंडल ग्रिप के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बच्चे का कौन सा पार्ट ऊपर है। इस तरीके से आप देख लो, जब भी हम फंडल ग्रिप देखते हैं, हम दोनों हाथों को, हम जहाँ पे हमने फंडल हाइट जहाँ मार्क किया था वहां पे हम दोनों हाथों को रखते हैं, और फिंगर जो फिंगर है, फिंगर के उससे हम दबा दबा के देखते हैं और फील करते हैं कि कौन सा पार्ट है। अगर हार्ड गोल सा फील हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये बच्चे का सर वो है। अगर सॉफ्ट सा फील होता है, इट मींस कि बच्चे का बटक जो है वो हमारा ऊपर है। फिर हम लैटरल ग्रिप देखते हैं। लैटरल ग्रिप हम क्यों देखते हैं, क्या जरूरी है? लैटरल ग्रिप से हमें क्या पता चलता है? तो लैटरल ग्रिप के द्वारा हम बच्चे का बैक देखते हैं कि बच्चे का बैक कौन से साइड में है। जिस साइड में बच्चे का बैक होता है उस साइड में बच्चे की धड़कन बहुत इजीली मिलता है, इसलिए हम लैटरल ग्रिप के द्वारा हम बच्चे की बैक जानने की कोशिश करते हैं और बेबी का मूवमेंट पता करते हैं। ये हमारा डायग्राम, इस तरीके से दो हाथ को हम दोनों हाथों को एब्डोमेन के दोनों साइड पे रख के दबा के हम इसे देखते हैं कि बच्चे का बैक कहाँ पे है। थर्ड ग्रिप हमारा पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप हम क्यों देखना चाह रहे हैं, पेल्विक ग्रिप कैसे देखते हैं? तो पेल्विक ग्रिप के लिए हम नीचे से फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन में हम देखते हैं कि कौन सा बच्चे का हेड है या ब्रीच। ऑलरेडी हमने फंडल में हमें पता चल गया कि फंडल ग्रिप में अगर हेड है तो नीचे क्या होगा, हमारा बटक हुआ है। अगर ऊपर बटक है तो नीचे हमारा हेड होगा। तो हम उसमें देखते हैं कि वो पेल्विक ब्रिम में एंटर प्रेजेंटिंग पार्ट जो हमारा वो पेल्विक ब्रिम में प्रेजेंट अंदर गया है या नहीं गया, तो उसको हम हिला के देखते हैं, जिसको हम ब्लॉटमेंट बोलते हैं। अगर हम हिलाते, अगर हिल रहा है तो हम ये मानते हैं अगर पार्ट बच्चे का जो पार्ट नीचे है वो पार्ट अगर हिल रहा है, इट मींस अभी वो पेल्विक ब्रिम में एंटर नहीं किया है। अगर ट्रांसवर्स लाई यानी कि बच्चा अगर बेरा लेटा हुआ है तो आपका नीचे का जो पार्ट है वो हमारा पेल्विक ग्रिप जो है वो आपको खाली फील होगा। सेकंड पेल्विक ग्रिप हम इसलिए करते हैं ताकि हम फर्स्ट पेल्विक ग्रिप को देख पाए अच्छे से कि वो सही है कि नहीं, इसके लिए हम सेकंड पेल्विक ग्रिप करते हैं और हम फ्लेक्शन जान पाते हैं कि जो पार्ट नीचे जो पेल्विक ब्रिम में एंटर करता है वो कितना डिग्री फ्लेक्शन है। इस तरीके से हम थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करके हम हिला के देखते हैं कि फर्स्ट पेल्विक ग्रिप में कि जो कौन सा पार्ट हमारा पेल्विक ब्रिम में एंटर कर रहा है और एंटर किया या नहीं किया। नेक्स्ट, ये है हमारा सेकंड पेल्विक ग्रिप। सेकंड पेल्विक ग्रिप के लिए हम क्या करते हैं, सारा अब तक जो हमने 4 ग्रिप आपने देखा, फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप 1 एंड पेल्विक ग्रिप 2, 3 ग्रिप के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फेस जो होता है मदर के फेस को फेस करता है, लेकिन जब हम लास्ट वाला करते हैं हमारा फेस जो होता है वो मदर के लेग को फेस करता है। नेक्स्ट, अब हमने देखा था लैटरल ग्रिप के थ्रू कि बच्चे का बैक कौन से साइड में है। तो जिस साइड में बच्चे का बैक होता है उसी साइड पे हमें बच्चे का एफएचएस मिलता है। बच्चे का एफएचएस हमें अच्छे से मिल जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, नाभि से हम इस तरीके का देख लो तो 2 इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं और उसी लाइन पे हम अपने स्टेथोस्कोप रख के हम बच्चे का एफएचआर नापते हैं। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का नॉर्मल एफएचआर जो है 120 से 160 होना चाहिए। एस्कल्टेशन, हम सुन क्या क्या चीजें हमको सुनना होता है। हम फिटोस्कोप के थ्रू या स्टेथोस्कोप के थ्रू हम बच्चे की धड़कन को जांच पाते हैं। और मैंने अभी ये बताया आपको कि जिस साइड पे बच्चे का पीठ होता है उसी साइड पे बच्चे का धड़कन आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अगर प्रेजेंटेशन बटक्स प्रेजेंटेशन है यानी कि बच्चे का अगर सर नीचे है और बटक ऊपर है, तो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हमें बच्चे की धड़कन अम्बिलिकस से ऊपर की पार्ट में मिलेगा।
और हमने 6 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। नहीं तो 1 मिनट तक हमें बच्चे की धड़कन को सुनना है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। अब हमें अब कॉन्ट्रैक्शन देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे चेक करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का टाइप, कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आप सब लोग कॉन्ट्रैक्शन देखते हो, कैसे जांच कर पाते हो कॉन्ट्रैक्शन का? किसी को आइडिया है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में? कोई सिस्टर बताइए जो लेबर रूम में काम करते हैं, प्लीज बताइए कॉन्ट्रैक्शन कैसे चेक करते हैं सिस्टर आप? हेलो रुद्र, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जांचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने ऑलरेडी फंडल ग्रिप में हमें पता है हमारा फंडस कहाँ पे है। हमें फंडस पे अपना हाथ रखना होता है और हाथ 10 मिनट के लिए आप अपना हाथ उस पे रखोगे और 10 मिनट में आपको ये देखना है कि जो आपका फंडस है कितनी बार हार्ड हुआ, और अगर हार्ड हुआ है तो कितने सेकंड के लिए हार्डनिंग रहा है वो हम मेजर करते हैं। तो हमने देखा 10 मिनट तक हाथ रखे, 10 मिनट में मुझे 4 बार कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ। मैंने देखा कि जब पहला कॉन्ट्रैक्शन था कितने सेकंड के लिए रहा, सेकंड वाला कितना रहा, थर्ड कितना एंड फोर्थ कितना। जो सबसे लास्ट तक, जो सबसे लंबे समय तक के लिए रहता है उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन को लेते हैं। टाइप क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का? अगर कॉन्ट्रैक्शन 1 से लेके 19 तक में है, 19 सेकंड के लिए है, जैसे हमने देखा कि 4 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ और चारों कॉन्ट्रैक्शन जो लास्ट वाला तो लास्टली हुआ वो हमारा 19 सेकंड के लिए हुआ या 18 सेकंड के लिए हुआ। इट मींस 1 से लेके 19 सेकंड तक अगर कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो हमारा माइल्ड होता है। अगर 20 से लेके 40 के बीच में है तो हमारा मॉडरेट होता है, और अगर 40 से ज्यादा है तो हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पीवी कब करनी चाहिए और कैसे करेंगे हम पीवी एग्जामिनेशन। जो हमारा आइडियल टाइम जो है, जो गैप होना चाहिए एक पीवी से दूसरे पीवी के बीच में, जो हमारा समय का अंतराल होना चाहिए वो होना चाहिए 4 घंटे का। 4 घंटे के बाद ही हमें पीवी करना होता है। अदरवाइज जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं बोलते या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है तब तक हम पीवी नहीं करेंगे। कि हम पीवी से क्या पता चलता है, क्या उद्देश्य होता है हमारा परवजानल एग्जामिनेशन करने का? कोई मुझे बताएगा हम पीवी एग्जामिनेशन क्यों करते, क्या जानकारी हमें मिलती है पीवी एग्जामिनेशन से? हेलो, हाँ जी सिस्टर बताइए। हाँ मैडम, डायलेटेशन कितना हुआ है वो पता चलता है, और मेम्ब्रेन्स हुआ है या नहीं, और दूसरा अगर मेम्ब्रेन्स हुआ है तो मेकोनियम है या नहीं, थिक है या कैसा है, वो सब पता चलता है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सो सिस्टर ने बिल्कुल सही बताया कि हमें क्या उद्देश्य है हमारा पीवी एग्जामिनेशन का। तो सब मेन उद्देश्य होता है हमारा डायलेटेशन पता करना होता है कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला है और अफेसमेंट यानी सर्विक्स कितनी पतली हुई है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो अगर हम मेम्ब्रेन देखते हैं, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो आपको देखते कि कलर क्या है, मेकोनियम तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है या क्लियर है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, बेबी का कौन सा पार्ट नीचे आ रहा है वो हमें पता चलता है। और अगर लीकिंग स्टार्ट हो गया तो हमें कलर, हमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पता चलता है। और उससे हम दूसरा पीवी एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो लेबर का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, हमारा जो लेबर है वो प्रोग्रेस कर भी रहा है टाइमली या नहीं कर रहा, वो हमें पीवी एग्जामिनेशन से पता चलता है। अगर महिला को एंटीपार्टम हेमरेज है, अगर गर्भवती महिला आपके पास रक्तस्राव यानी कि हेमरेज का हिस्ट्री लेके आ रही है तो आप उसका पीवी नहीं करोगे। वो जब आपकी मैम आएंगी, आपकी मैम उसे करेंगे, एज ए स्टाफ आप उसका पीवी नहीं करोगे।
किसी को क्वेश्चन पूछना है? आप बीच में कोई क्वेश्चन रेज कर रहे थे? Sorry for interrupting. या मैम बताइए. हाँ. Yeah, Miss Priyanka and Mr. Rudrappa sir. So the echo session, this was till 5 p.m. So we need to wrap up this session. I request Dr. Akash to wrap the session because we have the other sessions to host on. Yeah, Priyanka, how much time you will take more? How much time you need? Sir, we finished within 2 minutes. Yeah. No, for the total session. Sir, अभी infection prevention है हमारा 20. We will leave infection prevention, but we have another 5 minutes to tell them the next steps. Sir, yeah, we can just extend it like 10 minutes because sure. we have. So just finish, Priyanka, and then I will. Thank you so much, sir. Thank you. We were told 5:30. Next slide. 3:30 to 5. Priyanka, continue, Priyanka. So हमारी टेक्निक आपने पहले बताया कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और पीपी एग्जामिनेशन करने से पहले ब्लैडर हमारा एम्प्टी होना चाहिए, हमें वर्बल कंसेंट हो लेना चाहिए, महिला को बता के रखेंगे हम कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। जो भी हम एग्जामिनेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो स्टेराइल होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशन और प्राइवेसी कंफर्टेबल फील कराएंगे मदर को, स्टेराइल ग्लव्स हम यूज करना है आफ्टर हैंड वॉशिंग एंड हमें अच्छे से पेरिनियम एरिया को क्लीन करना है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ, और जब भी जो फिंगर हमें अंदर इंसर्ट करना है एग्जामिनेशन के लिए उसको हम लुब्रिकेंट जेली से अच्छे से लुब्रिकेंट करके फिर हम उसको अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम एक बार जब फिंगर हम अंदर डालते हैं तो हमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें जांच करके ही बाहर फिंगर निकालनी है, बार बार उंगली डाल के है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है बच्चे का, मेम्ब्रेन का स्टेटस क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और जब हम फिंगर डालते हैं तो तो आपको देखना है और उसके बाद आपको ग्लव्स रिमूव करके हैंड वॉश करना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जब नर्स फाइंड आउट करती है कि पीवी एग्जामिनेशन है, मेकोनियम है येलो ग्रीनिश कलर का है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको पता लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है। ओके, जब आप मदर का मॉनिटर करते हो वाइटल साइंस बेबी, यहाँ पर जब आप वाइटल साइंस FHR मॉनिटर करते हो वहाँ पर भी आपको थोड़ा गड़बड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली एंड प्रिपेयर फॉर ओटी। अगर ऐसा कुछ आपको गड़बड़ी लग रहा है आप इमीडिएटली आप डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करो, आप इमरजेंसी LSS के लिए आप इमीडिएटली डिसीजन ले लो। ओके, चलिए अब ये सारा सेशन, ये जो अभी प्रियंका ने आपको बताया ये सारा सेशन में, ये सेशन में आपने क्या क्या सीखा कोई बता सकते हैं? 3-4 पॉइंट्स बता सकते हैं फटाफट। एग्जामिनेशन, एम्स एग्जामिनेशन से लेकर यहाँ पर असेसमेंट में 4 पॉइंट कोई भी रिवाइज कर सकते हैं मेरे को कोई भी? आज का सेशन में क्या क्या हुआ कोई बता सकते हैं प्लीज? या जेम्स बताइए, जेम्स बताइए, जेम्स आप बात कर रहे थे। जेम्स आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा बताइए प्लीज। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा कि एएनसी का स्क्रीनिंग क्या होता है, एएनसी का स्क्रीनिंग हमको क्यों करना चाहिए। ओके, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इमीडिएटली आप कुछ प्रसव के दौरान होने वाले जो रिस्क या तो रिस्क प्रेगनेंसी को
या तो रिस्क प्रेगनेंसी को आप यहाँ पर पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी की वजह से आपको गवर्नमेंट बताते हैं कि मिनिमम 4 ANC चेकअप होना चाहिए, उसको कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे वहाँ पे आप ये भी महापुरी हॉस्पिटल प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, और आप यहाँ पर दूसरे पॉइंट ये भी सीखा कि जब ANC एग्जामिनेशन करते हैं, ANC असेसमेंट्स करते हैं, उसमें आपका कुछ असेसमेंट कौन कौन सा करते हैं यहाँ पर आप देखते हैं कि गेस्टेशनल एज को फाइंड आउट करने के लिए आप वहाँ पर फंडल हाइट मेजर कर रहे हो, आप सिंपैथी विद फंडल हाइट तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कौन सा पॉइंट पे कौन सा वीक्स आता है वो भी आप वहाँ पे देख लिया। उसके साथ साथ कुछ ग्रिप्स देखा आपने। ग्रिप्स हम इसलिए करते हैं कि हमको एक हमारे पास वैसे तो USG है, लेकिन हम इसलिए करना चाहते हैं कि वहाँ पर आप FHR देखने के लिए आपको फीटल का बैक का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा। इसकी वजह से आप क्या करते हो, सबसे पहले आप 4 ग्रिप्स आता है, सबसे पहले फंडल ग्रिप देखते हैं आप, उसके पास दोनों हाथ से आप लैटरल ग्रिप रहो, इसके बाद फर्स्ट फेलिक ग्रिप और सेकंड फेलिक ग्रिप। ये सारा चीजें आप यहाँ पर असेसमेंट में सीखा। और लास्टली PV एग्जामिनेशन। PV एग्जामिनेशन करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये भी प्रियंका जी ने आप यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मेशक सर, yeah, Dinesh sir, you want to Dinesh sir, I think you wanted to come in. Dr. Dinesh. Yeah, so thank you so much। और हम लोग इसका सारा डिटेल्स आपको कंपेंडियम के रूप में आपको भेजेंगे। उसको आपका जो भी रिवाइज करना है वो कर सकते हैं। हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना 5-5 पार्टिसिपेंट्स का नाम भेजें, तो हमारे ऑफिसर्स जहां से नहीं आया है उनको फिर से फॉलो करेंगे। और कुछ इस बीच में हमारे ऑफिसर्स आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि आगे का सेशंस में हम लोग जो आज का बच गया है उसको लेंगे और पूरा जो शेड्यूल है आपको भेज रहे हैं, उसके हिसाब से अगला सेशन में वो होगा। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द नेक्स्ट केस स्टडी मिशक? सर आकाश here. So basically, case should come from the spokes. I know, that is why I'm asking what is the case study. Sir, from hospitals. Meshak, please tell me what is the next time case study? The topic of the case study, that is what Dinesh sir wants. Yes. Do you have it, or I shall open the... Meshak? Sir, I think Meshak got disconnected. Okay, so anybody else having session? Don't know. I'll just okay, we will communicate to you. And one of the facilities, आप में से कोई एक facility को ना हम लोग एक case study देंगे, any volunteer, so that we can talk to them. Any volunteer for case study? That is for this thing, if I'm not wrong, safe childbirth checklist and partograph. The topics. Hello. Childbirth checklist and partograph. Yes. Okay, so we will work with any volunteer. Latika sister raised her hand. Hello. You want to volunteer for next time case study? Yes, sir. Okay. So which hospital you are from, ma'am? Gawle Hospital, Dr. Sachin Gawle. Okay. So the respective PO, please note, and we will have to work out the next case study with them so that they will present the case study. Ma'am, just to brief you, it would be probably, it is on a safe childbirth checklist. No. We will have to work individually, one-to-one on that. Okay. Leave it. We will have to work with her and get the case study, and you will have to present, ma'am. Hello. आपको प्रेजेंट करना होगा अगली बार केस स्टडी। हम लोग आपसे संपर्क में रहेंगे, हमारे ऑफिसर, और आपको केस स्टडी कैसे करना है वो बताएंगे। ठीक है? Okay. So thank you very much. Any feedback from the participants? Thank you.
और कोई फीडबैक कोई देना चाहे कि कैसे और अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? फॉर फीडबैक फीडबैक के लिए हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं अभी, वो लिंक पे आके आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे आपने वो फीडबैक जो लिंक है ना, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। यस, जो फीडबैक जैसे आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था उसी तरह इसको कॉपी करके गूगल में पेस्ट कीजिए और इस पे जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। And if it is on the group, the eco group, WhatsApp group, it will be easy, na Akash? Sharing, sir. Yes. Okay. आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल रहे हैं आकाश, आप लोग उस लिंक पे जाके उसको ओपन करके उसमें फीडबैक दे सकते हैं। और अदरवाइज आप अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग इंडिविजुअली हमारे ऑफिसर को भी फीडबैक दे सकते हैं। So thank you all, thank you very much, and we will next week same time 3:30 अगला फ्राइडे को 3-3:30 बजे फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। इस बीच में हमारे ऑफिसर्स भी आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Take care, please. Thank you, everyone. Thank you so much. Dr. Fazal? Yes, Dr. Akash. Yeah, so Tanushree will wait. We can, Fazal, please end this meeting. We can reconnect. Okay.